राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज थोड़े और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज हम HSSC CET 2025 के लिए रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम करेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आज हम करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखना, आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आता है। जो मैं आज क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, ये जो टाइप्स है ना, ये आपके एग्जाम्स में पूछता है, हर बार पूछता है। ठीक है जी। और अभी मेरे पास ये पिछला सीटी का पेपर रखा हुआ है। अगर इसमें भी बात करूं तो इसमें भी ये टाइप आई हुई है। मैंने अभी देखा है 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने पहले तैयार कर लिए थे, फिर मैंने यहां पर देखा है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता होगा रीजनिंग का। तो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना, यहां से उठे हैं, सिर्फ एक पेपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पेपर के ऊपर डिपेंड हो जाए। हमें तो क्या है कि हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चंस आते हैं, हर टॉपिक के अलग अलग आते हैं, हर बार एग्जाम में अलग अलग आता है, 2-4 टॉपिक अलग आते हैं। तो सारी तरीके से अपने को तैयारी करनी है। ठीक है, अपने को पूरी तरीके से तैयार करना है ताकि रीजनिंग में और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करें। और जो आप हरियाणा जीके के लगे रहते हो ना 25 नंबर, उससे ज्यादा नंबर मैं आपको दिलवा दूं तो फिर हरियाणा में आप बल्ले बल्ले कर देना। ठीक है, कि सर ने हमारी मौज कर दी। चलो, बिना टेंशन के और बिना कोई बर्डन के क्लास को शुरुआत करते हैं। आराम से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी कि जो हमारा इंग्लिश डिक्शनरी होती है, जिसमें हम ABCD पढ़ रहे होते हैं, ABCD और एंड तक जाता हुआ XYZ तक जाता है, तो उसमें जिस तरीके से ये लिखा हुआ होता है ना, उस तरीके से ही अपने को लिखना है और बताना है इनमें से कौन सा क्रम बनने वाला है। पिछली क्लास में बेसिक मैंने आपको इसका समझा दिया था, उसी का आपको यूज करना है और आंसर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इनमें से कॉमन कितने दिए गए हैं। तो अगर स्टार्टिंग के 2 है ना, वो सभी में कॉमन है, स्टार्टिंग के 2। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है और D, T बाकी सभी में T है, इसी में D है। तो सबसे पहले T आता है या D आता है, ये बताओ। ABCD चौथे नंबर पे आ जाता है, D तो T सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, D वाला सबसे पहले आएगा तो 2 नंबर वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इन 2 में से ही कोई आंसर होगा। अगला देखते हैं। अब ये तो हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि ये चेक कर लिया। अब इनमें से देखना है, इनमें कॉमन देखो कितने हैं। यहां तक E तक हैं, चारों में कॉमन है E तक, TE। उसके बाद यहां पर R दिया गया है, यहां पर N दिया गया है, यहां पर R दिया गया है, यहां पर R दिया गया है। तो पहले N आता है या R आता है, ये बताओ। MN आ जाता है, उसके बाद OPQR बाद में आता है, तो N पहले आएगा। तो इसका मतलब ये वाला पहले आने वाला, 3 वाला, तो 3 वाला पहले होगा। 2 के बाद 3 होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ये वाला ही अपना आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चेक करना बेसिक में पिछली क्लास में सिखा चुका हूं, तो इस बार टाइम वेस्ट नहीं करना। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं हो सकते, तो बचा हुआ चौथा ही आंसर होगा। और 2 और 3 इसी में है, तो 2 और 3 अपना आया है, तो यही आंसर हो गया। ऐसे कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व करना है और बड़े प्यार से करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी। इसमें पता है गलत कैसे होगा? गलत होगा अगर आप जल्दबाजी करोगे। ठीक है, जल्दबाजी अगर आप करोगे, जल्दी करने की कोशिश करोगे तो गलत होगा, वरना ये आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपके एग्जाम्स में आता ही है, आप सभी को पता होगा कि निम्न में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए लोगों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करती है। ये अपने को बताना, इनमें से कौन सी आकृति है जो नीचे जो दिए गए हैं उनको सही ढंग से बता रही है। क्या क्या दिया गया है, भाई बहन और परिवार। भाई बहन और परिवार यानी ब्रदर सिस्टर एंड फैमिली। ठीक है, ब्रदर सिस्टर एंड फैमिली दिया गया है, तो बताओ किस तरीके से लिखेंगे। परिवार, परिवार में सब कुछ आएगा, तो परिवार क्या हो जाएगा, हमारा बाहर वाला हो जाएगा परिवार। परिवार में भाई भी होगा और बहन भी होगी।
तो परिवार में भाई बहन हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला परिवार, ये होगी भाई, ये हो गया बहन। और अभी स्माइल लगा देते हैं क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। और अभी आपको पता है कि तीज का त्योहार भी आ रहा है और उसके बाद रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो ये तो त्योहार भाई बहन का वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो भाई बहन हमेशा हंसते खेलते रहा करो, ठीक है, बहुत प्यारा होता है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार रोग का संबंध रोग विज्ञान से है, उसी प्रकार ग्रह का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एक आता है, आप सभी को पता है, लेकिन ये आपका समझ काम करेगी कितनी आप समझते हो, क्योंकि जो जितने भी आते हैं ना हर बार अलग अलग आएगा। हर क्वेश्चन में ना करवा सकता, ना कोई करवा सकता, ना कोई बुक्स में भी हो सकता है, तो आपका अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इसमें बोला गया है कि रोग का संबंध रोग विज्ञान से है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, रोग विज्ञान में। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रह का अध्ययन किसमें किया जाएगा, ये अपने को बताना है। या आप ऐसे भी जान सकते हो कि रोग की जो जानकारी है वो किस में मिलेगी, रोग विज्ञान में मिलेगी। तो जो हमारे ग्रह हो गए उनकी जो जानकारी है वो किस में मिलेगी, तो वो मिलेगी खगोल विज्ञान में। किस में मिलेगी, खगोल विज्ञान में। ग्रह हो गए, अपने उपग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में हो गए, खगोल विज्ञान में होंगे। समझ में आ गया। सौरमंडल तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा। आगे देखिए क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, गणितीय संक्रियाएं हैं उनसे आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे करेंगे इन गणितीय संक्रियाओं को, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको दिया गया है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से, यहां पर स्टार लिखा हुआ है, चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके और समीकरण को सही बना सके। ये जो समीकरण दी हुई है ना, और यहां पर ये स्टार फूल सा लगा हुआ है, इनमें इनका इस्तेमाल करना है और जो सही होगा वो हमें बताना है कि कौन सा समीकरण को सही दर्शाता है। तो चलो पहला ही उठा के देखते हैं। यहां पर कितना है, 135, जो लिखा हुआ है बस उसको लिखना है 135। फिर पहला अक्षर लिखो प्लस में, जो चिन्ह दिया गया है प्लस का है तो प्लस हमने लिख दिया। फिर है हमारा 15, चिन्ह किसका है, भाग का है तो भाग हमने लिख दिया। उसके बाद है 3, उसके बाद माइनस का है तो माइनस हमने लिख दिया। फिर है 2, माइनस के बाद बराबर है तो बराबर का हमने लिख दिया। 2 के बाद है 13, तो 13 हमने लिख दिया। और लास्ट में क्या है, यहां पर गुना, और इधर क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, अगर बराबर के उधर और इधर बराबर आ जाएगा मतलब हमारा समीकरण है, जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है। कीजिए, तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा। जिनको नहीं पता बता देता हूं, बोर्ड मास से होने वाला है, इस वाले को यूज करना है अपने को। सबसे पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ या का को, फिर भाग को। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। इसका मतलब फिर हम गुना को सोल्व करेंगे, इसका मतलब फिर जोड़ को, और सबसे लास्ट में हमें घटा को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करना है। भाग को सोल्व करेंगे तो 15 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अब जोड़ लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 140, क्योंकि 135 और 5 140, और 140 में से -2 करेंगे तो 138। इधर से कितना आ गया, 138। दूसरी तरफ क्या 138 आ रहा है, देखो अगर 10 से ही गुना करते 16 को तो 160 हो जाता, 138 से तो ज्यादा वही हो जाता 16 को, लेकिन 13 से गुना करना है तो और भी ज्यादा आएगा, तो बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये वाला समीकरण है, ये वाला समीकरण है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूसरे वाला चेक करना है। ये कभी कभी टाइम वेस्ट करने के लिए दे देता, वरना बिल्कुल सिंपल पूछता है। सिंपल वाला तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन मैंने बोला है ना कि मैं आपकी पूरी तैयारी करवाना चाहता हूं ताकि कोई कमी आपकी ना रहे, कोई कसर ना रहे। अब इसको करो, अब ये वाला उठा के देखते हैं कितना है आपका, 135 भाग है 15, गुना है 3, प्लस है, गुना के बाद प्लस है, प्लस के बाद 2 है, माइनस में कितना है 13 है। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इस्तेमाल किया है हमने। यहां पर देखो, यहां पर लिख लो ऐसे,
भाग हो गया, गुना हो गया, फिर क्या है जमा हो गया, फिर क्या है घटा और फिर बराबर, ऐसे हुआ है। ठीक है जी। अब करके देखिए, अगर 15 से इस पे भाग देंगे कितने पे जाएगा, तो 15 नामा 135, तो कितने पे हो गया, 9 पे हो गया, 9 यहां पर। और गुना में कितना है, 3 है, प्लस में आपका 2 और माइनस का 13 है। तो अब क्या होगा, भाग के बाद गुना होता है तो गुना करेंगे, कितना हो गया, 9 3 27, और 27 में से 2 जोड़ लेंगे, तो 27 में 2 जोड़ेंगे 29, तो इधर से कितना आ गया आपका 29 माइनस का 13 है और बराबर में 16 है। 29 में से 13 गया तो कितना आया, 16, बराबर क्या हो गया, 16। जब दोनों साइड बराबर हो जाएं, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों बराबर हो जाएं, सिंपल समझ लो ना, तो आपका ये जो समीकरण है वो बिल्कुल सही है जो आपने इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब सी वाला बिल्कुल सही है। अगर ये वाला सही नहीं होता फिर हम ये चेक करते, फिर ये चेक करते। ठीक है जी। तो मैक्सिमम आपके आंसर एबीसी में ही होते हैं। ठीक है, ऐसा कभी कभी हार्ड क्वेश्चंस बनाएगा ना तभी होगा। चलो, बाकी तो बेसिक तो आप कर ही लेते हो, वो तो आप सभी को आता ही है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कि दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या अक्षर चुनिए। लुप्त संख्या आपको बताना है, अक्षर बताना है क्या होगा, यहां पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो बताओ, कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ज्यादा शायरी सुनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ लो, अभी पढ़ने का समय है, शायरी सुनने का समय नहीं है। ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि जब भी जिधर बड़ा लिखा हुआ हो तो सबसे पहले हमें उधर चेक करना है कि उधर कुछ हो रहा होगा। इस बार नीचे की तरफ है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कुछ संबंध बन रहा होगा, तब जाके ये हमारे पास संख्याएं आई हुई है। अब कैसे है, तो सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, तो 9 और 9 18 होता है, नहीं हो रहा। फिर क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 14 नाम में कितना हो गया, ये तो आपका 126 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 7 63 और 63 दूनी कितना होता है, 126 होता है, मतलब ये तो गुना में बात बन रही है। 8 3 24 और 24 7 कितना होता है, 168 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, गुना ही हो रहा है सभी का। सिर्फ एक से ही मत डिसाइड करना, दूसरे में भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तभी हम तीसरे में अप्लाई करेंगे। तो अब क्या है कि सभी का गुना करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो इधर कितना आ गया, 9 चौके 36। अब यहां पर क्या संख्या से गुना करेगी ये आ जाए, कैसे पता करोगे कि भाई 216 हमें प्राप्त करना है, हमारा 36 आ चुका है, तो 36 से इसको डिवाइड कर दो, 36 छंगे 216 होता है, तो इसका मतलब यहां पर कितना था, 6 था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लो, 9 चौके 36 और 36 छंगे कितना होता है, 216 होता है। इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, जब भी मिसिंग संख्या, लुप्त संख्या वाला आपसे पूछे, अक्षर चुनने वाला यहां पर पूछे, तो इसका मतलब सबसे पहले ये देखना कि जिधर बड़ा है 90% संभावना है कि उधर ही कुछ संबंध बन रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम उधर ही बन रहा होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आकृति में मैंने आपको पिछली क्लास हुई थी उसमें जल प्रतिबिंब और आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन आपसे पेपर मोड़ने और काटने वाला भी पूछता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये अपने को बताना है। लैंग्वेज सभी ने पढ़ ली होगी, भाषा सभी ने पढ़ ली होगी। अब मैं इसको जूम करके आपको समझाता हूं क्या करना है और कैसे करना है। इसका मतलब है कि जो हमें ये आकृति दिखाई गई है ना, उस अनुसार हमने इसको मोड़ा है कागज को और फिर इसको लास्ट में काटा है। तो सबसे पहले एक कागज था, फिर इसको ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया आधा, फिर मोड़ के इधर से इधर मोड़ा गया है और फिर ऐसे काटा गया है कि एक गोला बनाया गया है, एक वी काटा गया है और एक इस तरीके से किया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बनने वाला है जब इसको पूरे को खोलेंगे, यानी ये अपना जो पूरा बनेगा ना वो कैसे बनेगा। समझते हैं, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर वी है वो नीचे बना हुआ है, सबसे नीचे वी है ना, तो सबसे पहले इधर खोलना है क्योंकि लास्ट में इधर मोड़ा गया था तो इधर ही हम खोलेंगे।
तो नीचे ही क्या आएगा आपका, यहां पर V आएगा इस तरीके से। तो V आपका इस तरीके से होना चाहिए। यहां पर क्या इस तरीके से है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी इन तीनों में आपके आंसर हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखेंगे कि ये अपना जो इधर बना हुआ है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा बिल्कुल इसके नजदीक और इस तरीके से आएगा, यानी मुंह उधर होना चाहिए। एक का मुंह इधर है तो दूसरे का मुंह उधर होना चाहिए। तो इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें देखो अलग है, यानी कि ये वाला सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर भी सी वाला बन रहा है इधर भी नहीं, आपका एक्स के डिजाइन के रूप में बनना चाहिए। इसमें नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से आंसर होगा। अब चेक कीजिए और क्या दिखाई दे रहा है। देखो भाई यहां पर 2 O है, इधर भी 2 2 है, ये भी सेम लिखा हुआ है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें V उल्टा है, इसमें सीधा है। तो इन दोनों से ही पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। कैसे पता करेंगे देखो, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता और ना ये हो सकता। अभी हमने किया था ना, ये वाले थे ना दोनों, हाँ। तो अब करो, देखो V है आपका, इधर आएगा, इधर अपना V बन गया, है ना। इसको अब क्या करना होगा, अब देखो ऐसे खोलना है। देखो यहां से मोड़ा गया था ना, तो अब इसको ऐसे खोलेंगे। तो ऐसे खोला जाता है, देखो ये है, इसको ऐसे खोलेंगे तो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि जल प्रतिबिंब वाला सिस्टम बताया था ना, वो हो जाएगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो V अगर इधर है तो कैसे बनेगा, अब ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये अपना ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे किस में दिया गया है, इसमें तो सेम दिया गया है, सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो जब भी ऐसे घुमाना हो, कैसे याद करोगे, जब भी आपको ऐसे घुमाना है तो दर्पण प्रतिबिंब वाला रूल लगा लेना, और जब भी उल्टा करना है यहां से यानी ऊपर की तरफ खोलना है तो कौन सा, जल प्रतिबिंब वाला, वाटर इमेज वाला लगा लेना। बस यही यूज करना है, बाकी कोई समस्या नहीं होगी। तो अब आराम से कर लोगे, काटने वाला आएगा तो ठीक है। अब एक दर्पण प्रतिबिंब में आकृति वाला तो आप कर लोगे, लेकिन आपके सामने ऐसे अक्षर वाला आ गया, अल्फाबेट वाला आ गया, तब कैसे करोगे। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि का चयन करना है, तो आपको बताना है कि यहां पर दर्पण रखा हुआ है। बताओ दर्पण में क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये वाला ऐसे होता है तो ये बदल जाता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपकी राइट हैंड साइड बन जाती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। यानी कि जो आपका दायां होता है वो आपका बायां बन जाएगा, जो आपका बायां होगा वो आपका क्या बन जाएगा, दायां बन जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था, इतना सभी को समझाया था ना, बस उसी का इस्तेमाल करना है, ऐसे एकदम से बदल देना। तो जो लास्ट वाले अक्षर होंगे वो स्टार्टिंग में आएंगे और जो स्टार्टिंग वाले होंगे वो लास्ट में आएंगे। तो यहां से शुरुआत होगी, सबसे पहला अक्षर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, लेकिन शुरुआत तो यहां से होगी, लेकिन ये बदल जाएंगे। यानी कि इसका ये वाला इधर आना चाहिए और ये वाला उधर जाना चाहिए, यानी कि ई है अपना इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आई। देखो स्टार्टिंग में, लास्ट में नहीं देखना, स्टार्टिंग में आएगा। किस में बना हुआ है, इस तरीके से, इसमें बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ, इसमें नहीं बना हुआ, इन दो में बना हुआ है। फिर अगला अपना सी है तो वो सी भी बदल जाएगा, दोनों में बदला हुआ है। उसके बाद एन है तो एन भी दोनों में बदला हुआ है। उसके बाद ई है तो ई इसमें बदला हुआ है, इसमें ई नहीं है क्योंकि ई होना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अल्फाबेट में अपने को आराम से ऐसे करना है। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चंस पे बढ़े, मैं पूछ तो लेता हूं कि आप सिर्फ मैथ रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो कि बाकी भी कर रहे हो। आपसे 2 क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, ठीक है। एक इंडिया जीके का पूछ लेता हूं, एक हरियाणा जीके का। तो हरियाणा जीके का आप बता दीजिए, आसान तो पूछूंगा नहीं भाई, ठीक है, ये आपके HSSC का ही पेपर है, ठीक है। तो ये है भाई IIIT, ठीक है, तीन बार आई और आगे टी लिखा हुआ है। हरियाणा में कहां पर अवस्थित है बताना है आप सभी को, ठीक है। कहां पर अवस्थित है ये आपको बताना है। सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार,
ये तो आपका हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो गया। और आपसे इंडिया जीके का पूछ लेते हैं। तो इंडिया जीके का बताओ, मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होती है? यानी कि जो मनुष्य की आंख होती है, ये अब पिछला ही सीईटी का है, तो मनुष्य की आंख है वो कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकती है, न्यूनतम दूरी आपको बताना है। और अगर ऑप्शंस भी चाहते हो तो 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, ताकि आपको भी तो पता चले कि बस सिर्फ पढ़े रहे हो कि रट ही रहे हो। ठीक है, इतने घंटे घंटे आप लाइव क्लास देख रहे हो, 12-12 घंटे की कंपटीशन फुल है अपने हरियाणा में, ठीक है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कट कट के मर रहे हैं, तो बताना है ना कि पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। अब ये मत बोलना सर जी आईआईटी होता है, ठीक है, आईआईटी होता है, सर जी आईटीआई होता है, भाई उसमें 3 बार आई और टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो चलो बता देना भाई। अब इसको देखते हैं, एक बार ये क्वेश्चन आपके एचएसएससी के द्वारा पूछा गया था, ठीक है, हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। सिंपल तरीका आपको बताऊंगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और अगर आपको भाई और पढ़ना हो ना फिगर काउंटिंग के बारे में, तो लिख देना फिगर काउंटिंग प्रवीण कटारिया, यूट्यूब पर सर्च कर लेना फिगर काउंटिंग प्रवीण कटारिया, बिल्कुल बेसिक तरीका आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपकी इच्छा है। अब इसको कीजिए, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ऐसे देखना है, इससे समझो कि अगर आपके सामने ऐसे त्रिभुज बना हुआ है और बीच में सीधी लाइन है, तो वो 3 त्रिभुज बनाती है। कितनी त्रिभुज बनाती है? 3। तो यहां पर देखो ये अपनी त्रिभुज है और इसके बीच में एक सीधी लाइन है, तो 3 त्रिभुज तो ये हो जाएगी। उसके बाद एक अपनी ये त्रिभुज है और इसके बीच में सीधी लाइन है, तो 3 त्रिभुज ये हो जाएंगी, तो प्लस में 3 और कर दो। उसके बाद ये देखो ये अपनी त्रिभुज है, बड़े वाली त्रिभुज है, और इसके बीच में एक सीधी लाइन और है, तो प्लस 3 और कर दो। क्या और कहीं पर बच गया? नहीं बचा, तो बस जोड़ दो, 3 3 6 और 3 9, तो कितनी त्रिभुज हो जाएंगी? 9 त्रिभुज हो जाएंगी। कितनी आकृतियां हो जाएंगी इसमें? 9 त्रिभुज की आकृतियां हो जाएंगी। ठीक है जी, ऐसे करना है बेसिक, और आपको पढ़ना है तो मैंने आपको बता ही दिया है, सर्च कर लेना। चलो, कभी कभार पूछता है तो इसलिए मैंने आपको सचेत कर दिया है, ठीक है, फिर मत बोलना सर जी बताया नहीं था। ठीक, पर्सन आकृति दी गई है आपको कि ये यहां पर क्या आएगी आपको बताना है, ये 4 आकृतियों में से एक आने वाला है। ठीक है जी, तो इसको आप सीरीज वाला भी बोल सकते हो, ठीक है, फिगर सीरीज इसको बोलते हैं हम। बताओ क्या होगा, कैसे? देखो इसमें तीनों स्क्वायर है वो खाली हैं और एक आधे को डार्क किया गया है। इसमें 2 स्क्वायर खाली हैं, एक आधा डार्क है, एक पूरा डार्क है। और इसमें देखो तीनों के तीनों डार्क हैं और एक आधा डार्क है, मतलब आधा डार्क तो सभी में कॉमन है, सभी में होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, तो सभी में होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। यहां पर नहीं है आधा डार्क, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर आधा डार्क नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें और इसमें आधा डार्क दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। फिर देखो, पहले यहां पर था आधा डार्क, दूसरे में यहां पर आया है, यानी ऊपर से नीचे आया है, और चौथे में देखेंगे तो यहां पर पहुंच गया है। तो इसका मतलब इधर से शुरुआत हुआ, फिर यहां पर आया, अब यहां पर होना चाहिए। इसमें आधा डार्क यहां पर होना चाहिए, इस वाले कोने में, इस वाले कोने में इसमें है, इसमें तो ऊपर है, ऊपर तो उधर ही दिया हुआ है, तो नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आकृतियां देखनी है और आराम से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो सीरीज वाला है ना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये श्रृंखला का, इसको समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट को आता है, ज्यादा स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस नहीं आता, ईमानदारी से है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद आप कर लोगे, ये भी ईमानदारी है। देखो इसका सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि पहले आपको गिनना है कि इसमें कितने स्थान दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्थान दिए हुए हैं, तो 15 के क्या बन सकते हैं? आप इसको 3 गुना 5 लिखो,
15 के टुकड़े क्या बनाएंगे, 3 गुना 5। तो या तो 3 3 का बन रहा होगा या 5 5 का बन रहा होगा। यहां पर पेयर बनते हैं, ठीक है, कि 5 5 का बन गया, 3 3 का बन गया, 4 4 का बन गया। तो अपने टुकड़े बने हैं 3 गुना 5 बने हैं, तो इसका मतलब या तो 3 का बन रहा होगा या 5 का बन रहा होगा। और सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो हम बड़े वाला चेक करेंगे 5 का, क्योंकि उसके चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें 5 5 के बना के देखते हैं। चलो बना के देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये बीच में लाइन खींच गई। 2 2 4 और 1 5 ये खींच गई, इधर भी 5 बच गया। पहला अक्षर यहां पर सी दिया गया है, यहां पर पहला अक्षर सी दिया गया है, यहां पर भी। तो यहां पर पहला अक्षर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। दूसरा अक्षर यहां पर नहीं दिया गया, यहां पर पी दिया गया है, यहां पर पी दिया गया है, तो यहां पर दूसरा अक्षर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तीसरा यहां पर टी दिया गया है, यहां पर भी टी दिया गया है, यहां पर नहीं दिया गया, तो यहां पर हम टी लिख देंगे। चौथा यहां पर ई है, यहां पर ई है, यहां पर नहीं है, तो यहां पर हम ई लिख देंगे। पांचवा यहां पर एम है, यहां पर एम है, यहां पर नहीं दिया हुआ, तो एम लिख देंगे। और अब हमें बताना होता है जो हमने लिखा है। तो सबसे पहले हमने पी लिखा है, उसके बाद पी के बाद हमने टी लिखा है, उसके बाद हमने सी, ई और एम, ये है, वही हमारा आंसर है। वैसे तो देखो इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। पी के बाद टी है तो इसमें नहीं है, तो इसी में है, तो यही आंसर है। बाकी आप चेक कर लो, पी टी सी ई एम, पी टी सी ई एम। तो इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है जी। तो आज वाली क्लास में मैंने आपको ये 11 टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके एग्जाम्स में हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है जी। इनमें से है ना हर बार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कम से कम हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न के, कुछ बदलाव नहीं होता, ठीक है। और जो मैं क्लास करवाता हूं अगर आप उनको देखते हो तो रीजनिंग और मैथ में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। मुझे पता है रीजनिंग में आप सभी कमेंट कर रहे हो सर जी क्लॉक के और कैलेंडर के, ठीक है। क्लॉक और कैलेंडर वाला है, घड़ी और कैलेंडर वाला है, उस चैप्टर को अगली रीजनिंग की क्लास में ऐड करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, एग्जाम में आप कराओगे, आएगा तो, ठीक है। इसमें भी आया हुआ है एक कैलेंडर का, मैंने देखा है एक कैलेंडर का इसमें भी आया हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे कैलेंडर और क्लॉक को, टेंशन मत लिया करो। और पहले पढ़ना है तो यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो, लिखो क्लॉक प्रवीण कटारिया, लिखो कैलेंडर प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। और भाई जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, क्लास अच्छी लगती है, समझाया हुआ समझ में आता है, तो सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि अगली क्लास आपको मिल सके, ठीक है। और हाँ, आज शाम को 4 बजे क्लास आने वाली है, आज शाम को है ना, अब जो 5 दिन बचे हुए हैं बस, तो शाम को 4 बजे भी आपको क्लास देखने के लिए मिलेगी, तो उस क्लास को भी देखने आ जाना सभी स्टूडेंट, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।